हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। मिशन बिहार पुलिस रिटेन का यह 7वां क्लास होगा, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास का पार्ट 3। ये पार्ट जो है एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे यूरोपीय का भारत आगमन, वायसराय और गवर्नर जनरल से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर कंप्लीट जीएस फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं भारत में यूरोपीय का आगमन। ठीक है, तो देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन का जो क्रम है इस तरह से, कभी कभी डायरेक्ट आपको क्रम ही पूछ देगा मिलाने के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। सबसे पहले आया था पुर्तगाली, कब? 1498 ईस्वी में। उसकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। दूसरा आने वाला था अंग्रेज, जो कि 1600 ईस्वी में आया। ठीक है, जब आया था तो कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। तीसरा था डच, हालांकि ये कंपनी का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, आपको कंट्री ही पूछता है तो फोकस कीजिएगा इस पे। तीसरा आने वाला था डच, जो कि 1602 ईस्वी में आया। चौथा था डेन, जो कि 1616 में आया। पांचवा फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, और छठा था स्वीडिश, जो कि 1731 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो आपने देख लिया सभी को। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप रिवीजन करने के लिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए आगे देखिए, सब पुर्तगालियों के बारे में देखेंगे डिटेल में। तो व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय एवं प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वह वास्को डिगामा था। अब्दुल मुनीक नामक गुजराती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, अब्दुल मुनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट तट पर पहुंचा। वहां के शासक जमोरियन ने उसका भव्य स्वागत किया था। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछते हैं। क्या हुआ था कि भारत का मैप इस तरह से है, तो वास्को डिगामा जो था यहाँ पर आकर के घूम रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि कहीं भी जमीन है या देश भी है। तो एक गुजराती व्यापारी था, क्या नाम था उसका? अब्दुल मुनीक। तो उसने उसको मिला और वह केरल ले आया, जहाँ के शासक थे जमोरियन। ठीक है, तो जमोरियन ने उसका वेलकम किया, कहाँ पर? कालीकट तट पे। कब? 1498 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था? पहला तो सबको याद है, अगर दूसरा पूछ दिया तो दूसरा हो जाएगा अल्वारेज कैब्रल, जो कि 1500 ईस्वी में आया था। दूसरी बार, पहली बार तो 1498 में वास्को डिगामा आया, और दूसरी बार पुनः हुआ 4 साल के बाद 1502 ईस्वी में भारत आया, तथा कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगाली फैक्ट्री एवं 1505 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री कन्नू में स्थापित किया था। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यहाँ पे पूछा जाता है प्रश्न इससे। तो फ्रांसिस्को अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था। ठीक है, तो पूछता है प्रश्न कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी अल्मीडा। ठीक है, सॉरी मैंने नाम गलत पढ़ दिया यहाँ पे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, वास्को डी अल्मीडा नहीं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नेक्स्ट देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में नीले पानी की नीति या फिर ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण किया, जिसके अंतर्गत हिंद महासागर में पुर्तगालियों के प्रभुत्व को स्थापित किया। बार बार रिपीट हो रहा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी का सिद्धांत किसने दिया था? तो हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अगला देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछता है कि पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आया था भारत? तो यह 1909 ईस्वी में आया था। उसके बाद 1510 ईस्वी में इसने गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। उस समय बीजापुर यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहित किया था। काफी अच्छा पॉलिसी उसने अपनाया कि जो भी पुर्तगाली आएंगे वो इंडिया में ही शादी कर लें, तो कि उनका जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे बढ़ते जाए। तो इसने विवाह का पद्धति अपनाया अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। इससे विजित क्षेत्रों में सती प्रथा पर रोक लगाई। सती प्रथा पर भी पुर्तगालियों ने रोक लगाया था।
इसके लिए इसे राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीनो डी कुहा, तो यह 1529 से लेकर के 38 तक रहा था। अल्बुकर्क के बाद अगला पुर्तगाली गवर्नर बनकर यह भारत आया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। कुन्हा ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। ठीक है, प्रश्न पूछ देगा किस पुर्तगाली शासक ने अपना जो व्यापारिक केंद्र था या मुख्य केंद्र था उसको कोचीन से गोवा हस्तांतरित कर दिया, तो कौन हो जाएगा? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट देखिए, इसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा गया। अगला देखिए, अल्बुकर्क ने 1511 में एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई थी। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में कार्ड्स अल्मेडा काफिला प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्ड्स अल्मेडा काफिला प्रणाली किसके आगमन से प्रारंभ हुआ? पुर्तगालियों के आगमन से। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुर्तगालियों के पतन का प्रमुख कारण धार्मिक असहिष्णुता की नीति, गुप्त व्यापार, नए उपनिवेश की नीति, ब्राजील की पुर्तगालियों द्वारा खोज तथा अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा आदि। देखिए, भारत में जो है पुर्तगाली क्यों पिछड़ गए? पहला तो उनका नियम था कि सती प्रथा को उसने बंद किया। तो सती प्रथा पहले बहुत लोग विश्वास करते थे हमारे इंडिया में, ठीक है, और हिंदू धर्म में काफ़ी मान्यता थी इसकी, तो कुछ लोग इसके खिलाफ होने लगे। और भी उनका पॉलिसी था कि वो हिंदू महिलाओं से शादी कर रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सबसे बड़ा रीज़न था कि उनके लिए जो ब्राज़ील था वो एक व्यापारिक केंद्र बन गया, तो वहाँ पे उनको आसानी होने लगी और यहाँ पे धीरे धीरे वे छोड़ दिए। और साथ साथ अन्य यूरोपीय कंपनियां भी आ गई थी, जैसे आपका अंग्रेज लोग आ गए थे, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने लगा था। इसी वजह से धीरे धीरे पुर्तगालियों का पतन होने लगा। उसके बाद कौन आता है? डच, ठीक है, दूसरा आने वाला पुर्तगाली है। अब हम देखेंगे डच को। तो देखिए, भारत में डचों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच या हॉलैंड नागरिक कौन था? तो वह था कॉर्नेलिस डहरस्टमान था। भारत में डचों ने अपना प्रथम कारखाना मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इससे 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने का अधिकार पत्र जो है दे दिया गया था। 1653 ईस्वी में चिनसूरा शक्तिशाली डच व्यापारिक केंद्र बन गया, जहां डचों ने गुस्ताबुल नाम के किले का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट देखिए, पुलिकट स्थित डच फैक्ट्री में सोने के सिक्के पैगोडा को ढाला जाता था, जिसका नाम गोल्डरिया था। मछलीपट्टनम से डचों द्वारा नील का आयात किया जाता था। 1616 ईस्वी में जहांगीर द्वारा गुजरात में अस्थायी डच फैक्ट्री खोलने की अनुमति डचों को दे दी गई। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। डचों द्वारा बंगाल में पहली डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की गई, परंतु शीघ्र ही इस फैक्ट्री को छोड़कर बालेश्वर में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। इंपॉर्टेंट है, चिनसुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। चिनसुरा में डचों ने गुस्ताबुस नामक किले का निर्माण करवाया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में भी फैक्ट्री स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट है, 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच बेदारा का युद्ध हुआ, जिसमें डच जो है पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया था। देखिए, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए कि बेदारा का युद्ध कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा
1759 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए डचों के भारत में असफल होने के प्रमुख कारण तो यह 3 थे। पहला तो डच कंपनी पर सरकार का जो है सीधा नियंत्रण था, भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी थे उसके, और तीसरा था कि अंग्रेजों से उसका कंपटीशन के कारण संघर्ष हुआ था। अब देखिए भारत में डचों द्वारा स्थापित अन्य कारखाना कौन कौन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में हुआ, फिर उसने पुलिकट में किया, फिर सूरत, बिमलीपट्टनम, करिकाल, चिंसूरा। देखिए आपको याद करना कौन कौन सा, चिंसूरा में कब किया था 1653 ईस्वी में, मछलीपट्टनम में पहली बार 1605 ईस्वी में, सूरत 1616 ईस्वी। ठीक है, और लास्ट था वो उसका देखिए आगरा कोचीन में किया था उसने 1663 ईस्वी में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अंग्रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा दिन तक भारत पे शासन किया। तो स्थल मार्ग द्वारा 1598-99 ईस्वी में प्रथम ब्रिटिश यात्री जॉन मिलिंडन हॉल भारत पहुंचा। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था जो कि भारत आया, तो आंसर क्या होगा, जॉन मिलिंडन हॉल। सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शॉर्ट नाम था, को 15 वर्षों के लिए भारतीय व्यापार का एकाधिकार सौंप दिया। प्रारंभ में इस कंपनी के 217 पार्टनर थे। इंग्लैंड के राजा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से जहांगीर से मिलने 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ, जिसे 400 का मनसब प्रदान किया गया। यहां से देखिए प्रश्न क्या क्या पूछेगा कि कैप्टन हॉकिंस जो है किसके दरबार में भारत आया था, तो हो जाएगा जहांगीर के दरबार में। देखिए कब आया था, 1608 1607 में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद 1608 ईस्वी में आता है, तो ऑब्वियसली उस समय औरंगजेब नहीं रहेगा, उस समय जहांगीर का ही शासन था। ठीक है, हॉकिंस को किसने भेजा था, तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। इस तरह से प्रश्न बनेंगे, ध्यान से देखते चलिए एक एक लाइन, श्योर आपका रिटेन क्लियर होगा। चलिए अगला देखिए, सन 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी। सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 ईस्वी में मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। तो पहली बार आया था कौन, कैप्टन हॉकिंस, और दूसरी बार आया है 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो। अगला देखिए, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था, 1611 ईस्वी में, कहां पर, मछलीपट्टनम में। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी, या कोठी मतलब गोदाम ही हुआ, ठीक है, तो उसने 1651 ईस्वी में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा की अनुमति से बनवाई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चौरनक था, जिसने अंग्रेज व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती को चुना। इसी तरह 1690 ईस्वी में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की थी। तो कलकत्ता जो है क्या था, पहले एक गांव था, उसको फिर बाद में अंग्रेजों ने शहर के रूप में बिजनेस की वजह से बसा दिया। फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज 1639 ईस्वी में मद्रास में चंद्रागिरी राजा के दरमेला बेंगटॉप से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था। अगला पॉइंट, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से करके बॉम्बे को दहेज के रूप में दिया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बॉम्बे को दहेज के रूप में किसने दिया था, तो पुर्तगालियों ने राजकुमारी कैथरीन ब्रेगजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से किया, और पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को पूरा बॉम्बे दहेज के रूप में दे दिया। अगला देखिए, बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहा गया। अगला देखिए, अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार वाले इलाकों में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब किया था, 1752 ईस्वी में किया था। गोराल्ड ओंगियर
ने बम्बई शहर की स्थापना की थी? यह सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर रह चुका था। इंपॉर्टेंट लाइन है, बम्बई जो शहर है या मुंबई बोल सकते हो, उसकी स्थापना किसने की थी? गोराल्ड ओंगियार ने की थी। अगला यूरोपीय देखते हैं, फ्रांसीसी। ठीक है, इससे जुड़े हुए तथ्यों को देखिए। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, ध्यान दीजिएगा, लुई 14वां के मंत्री कार्ल वट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी द इंद ओरिएंटल कहा गया। भारत में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में पहला व्यापारिक केंद्र खोला गया था। ठीक है, तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ खोला होगा? सूरत। कब? 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों द्वारा दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में खोला गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, 1673-74 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। यह पूरी तरह से किलाबंद यानी पोर्ट लुई था। 1674 ईस्वी में स्थापित पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बनाया गया। इसीलिए फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न पूछेगा, फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो क्या आंसर होगा? फ्रांसीसी मार्टिन। या फिर पूछ सकता है, पुडुचेरी की स्थापना किसने की थी या पांडिचेरी? तो आ जाएगा फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। चलिए आगे देखिए, 1690-92 ईस्वी में चंद्रनगर में व्यापारिक कारखाना भी फ्रांसीसियों ने खोला। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वांडीवास का युद्ध। तो यह हुआ था 1760 ईस्वी में, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पुडुचेरी छीन ली। इसके बाद जिंजी व माहे पर भी अधिकार कर लिया था। माहे जो है एक जिला है आज की डेट में। ठीक है, अगला देखिए, विभिन्न खोजें। इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, जो कि पुर्तगाल का था, 1498 ईस्वी में। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन का था, 1494 ईस्वी में किया। केप ऑफ गुड होप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, इसकी जो खोज है 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज के द्वारा किया गया था, जो कि पुर्तगाली था। ऑस्ट्रेलिया, इसकी खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा किया गया, जो कि ब्रिटेन के थे। न्यूजीलैंड की खोज 1642 ईस्वी में होती है तस्मान के द्वारा, जो कि एक हॉलैंड का नाविक था। अब हम देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये जो टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल में है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से लेकर के 1760 तक रहा, और फिर 65 से लेकर के 1767 तक रहा। देखिए, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 1765 में की, जिसके अनुसार बादशाह ने 26 लाख रुपए के बदले अंग्रेजों को बंगाल बिहार की दीवानी जो है परमानेंट रूप से दे दी थी, तथा बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर बन गया था। अगला, बक्सर के युद्ध में परास्त होने के बाद अवध के नवाब से क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी के सैन्य व्यय के लिए 50 लाख रुपए तथा चुनार की जागीर भी प्राप्त की थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, इलाहाबाद की संधि कब हुई, किसके किसके बीच हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव और आपका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। इसके तहत कौन कौन सा जगह का दीवानी दिया गया? तो हो जाएगा बंगाल और बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं इसके पहले का पार्ट आप देख लिए होंगे और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चलिए अगला देखिए, अंग्रेजों को बंगाल के नवाब से द्वैध शासन से संबंधित संधि के अंतर्गत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिल चुकी थी, किंतु निजामत अर्थात प्रशासन का दायित्व जो है नवाब के हाथ में ही था, जिसके बदले अंग्रेजों से नवाब के निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए जो है दिए थे। देखिए, यहाँ से आपको हमेशा पूछा जाता है द्वैध शासन, या फिर इंग्लिश में पूछेगा ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? तो किसके कार्यकाल में होगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। अगला देखिए, कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर भी प्रतिबंध इसी ने लगाया था।
नेक्स्ट पॉइंट, श्वेत विद्रोह। तो देखिए, क्लाइव द्वारा कंपनी पर बढ़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता जो है बंद कर दिया गया था, जिसके कारण श्वेत विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट क्लाइव को ही स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। पर्सिवल स्पीयर ने इसे भविष्य का अग्रदूत कहा। दो क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किस वायसराय या फिर गवर्नर जनरल को कहा गया? तो आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। या फिर पर्सियल स्पीयर ने किस वायसराय को भविष्य का अग्रदूत कहा? तो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। बिहार स्पेशल में काफ़ी बार पूछा गया है, राजा सिताब राय कहाँ के दीवान थे? तो हो जाएगा बिहार के। नेक्स्ट देखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल का अगला है वारेन हेस्टिंग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वारेन हेस्टिंग से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था। देखिए, काफ़ी बार पूछेगा डायरेक्ट प्रश्न, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर क्या होगा? वारेन हास्टिंग होगा। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार एवं इसके सुदृढ़ीकरण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यह भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड में 1785 ईस्वी में महाभियोग चलाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। प्रश्न यहाँ से क्या बनते हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल पर इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा वारेन हास्टिंग। प्रश्न किस तरह से पूछेंगे साथ साथ हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको जो है आसानी हो। अगला देखिए, 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, ठीक है। तो पूछा जाएगा द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया? आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हास्टिंग। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। साथ ही बंगाल बिहार के नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को दीवानी कार से भी मुक्त कर दिया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे तथा 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड बने थे, ठीक है। तो कोलकाता में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना भी वारेन हास्टिंग के ही समय हुई। अगला पॉइंट देखिए, 1777 ईस्वी में भारत में प्रथम पैदल सेना द फर्स्ट ब्राह्मण बंगाल में बनाई गई, जो एक भारतीय अंग्रेज सैन्य थी। नंद कुमार ने हेस्टिंग पर मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जो गलत सिद्ध हो गया, जिसके कारण 5 अगस्त 1775 ईस्वी को नंद कुमार को जो है फांसी दे दी गई थी। बेबरिज ने इस मृत्युदंड को न्याय की हत्या का संज्ञा दिया था। हेस्टिंग ने मुगल बादशाह को दी जाने वाली पेंशन जो है 26 लाख रुपए बंद कर दिया था, ठीक है। जब रॉबर्ट क्लाइव था उसने बंगाल की जब दीवानी प्राप्त की थी तो साथ साथ प्रावधान दिया कि हम 26 लाख रुपए जो है मुगल बादशाह को देंगे, लेकिन जब हेस्टिंग आया तो उसको देना जो है बंद कर दिया था। नेक्स्ट देखिए, 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई तथा खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया गया था। इसने राजस्व बोर्ड पर पहली बार जेम्स ग्रांट को नियुक्त किया था। हेस्टिंग ने न्याय व्यवस्था में अनेक सुधार किए, जिससे उसे भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से एक प्रश्न बनेगा कि किस वायसराय को, किस गवर्नर जनरल को भारत में निष्पक्ष न्याय का जन्मदाता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला पॉइंट देखिए, हेस्टिंग ने जबरन अवध की बेगम से 105 लाख रुपए वसूला। इस घटना को सर अल्फ्रेड लॉयड ने हेस्टिंग का घृणित कार्य को भी काफ़ी नीच काम था, क्योंकि अवध की बेगम से उसने पैसा वसूल लिया था। नेक्स्ट देखिए, हेस्टिंग एक महान व्यक्ति था। अरबी, फारसी एवं बंगला भाषा का भी ज्ञाता था। उसने चार्ल्स विल्कन्स के गीता के प्रथम अनुवाद की प्रस्तावना लिखी तथा उसके प्रोत्साहन से 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य इतिहास, पुरातत्व कला, विज्ञान एवं साहित्य का अध्ययन करना था। देखिए,
जब हम पिछले पार्ट में पढ़ाए थे विभिन्न सामाजिक संगठन को, तो उसमें आया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो काफ़ी बार पूछा गया, यह किया गया था बेंस विलियम जोन्स के द्वारा। अगला पॉइंट, 1798 ईस्वी में हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की तथा इसी के समय में सन 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ से 2 प्रश्न, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने किया, हो जाएगा हेस्टिंग ने, या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना किसने की, तो हो जाएगा जोनाथन डंकन, और या फिर बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फैक्ट्स को याद रखना है, काफ़ी प्रश्न बनेंगे अलग अलग ढंग से। अगला देखिए, इसी समय यानी वारेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था। दस्तक यानी फ्री पास का प्रयोग अब समाप्त कर दिया गया था, परंतु नमक, पान, तंबाकू के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा। 1785 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के इंग्लैंड लौटने के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के उसके विरुद्ध एडवर्ड वर्क, चार्ल्स जेम्स फॉक्स, शेरिडन और गिलबर्ट द्वारा महाअभियोग की कार्रवाई जो शुरू की गई थी, अंत में उसको मुक्त कर दिया गया। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1786 से 93 रहा और फिर 1805 में रहा। देखिए, यह एकमात्र बंगाल का गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु जो है भारत में हुई और उसे गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफनाया गया था। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया है कि कौन सा गवर्नर जनरल का जो मृत्यु है भारत में हुआ था, तो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ पर दफनाया गया, गाजीपुर में। इसने ही यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना होता था। इसे इस्तेमरारी, जागीरदारी आदि नामों से भी जाना गया। कलेक्टरों से न्याय करने का अधिकार भी इसने छीन लिया था, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने छीन लिया था, तथा न्यायपालिका एवं कार्यपालिका को पृथक करके 4 भ्रमणकारी न्यायालय खोले, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए था। भारत में कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जन्मदाता कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में पुलिस सेवा का जन्मदाता कौन है, कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस को ही सिविल सर्विसेज का भी जन्मदाता माना जाता है, यानी पुलिस सेवा और सिविल सर्विस दोनों का जन्मदाता। 1853 ईस्वी में इसी के प्रतियोगी परीक्षक बना दिया गया और भारत के प्रथम आईसीएस कौन थे, तो ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ के भाई थे, वो बने। ठीक है, तो इंडिया का पहला सिविल सर्वेंट कौन था, सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सिविल सर्विसेज परीक्षा पहले केवल इंग्लैंड में होती थी, परंतु 1930 ईस्वी से यह परीक्षा पहली बार भारत में आयोजित की गई और आज भी हो रही है हर साल। इस सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने की अधिकतम आयु जो थी 23 वर्ष थी, परंतु लॉर्ड लिट्टन ने इसे घटा करके 19 वर्ष मात्र कर दिया था। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने अपने सुधारों को अंतिम रूप देते हुए कॉर्नवालिस संहिता लागू किया, जो शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके काल में ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगा बना दिया। ठीक है, ये कथन किसका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था भारत में प्रचलित की तथा जिला न्यायाधीश का पद भी सृजन, यानी जिला न्यायाधीश का जो पोस्ट है वो किसने बनाया था, कॉर्नवालिस ने बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही जो उसकी मृत्यु है हो जाती है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में दफना दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए सर जॉन शोर, जो कि 1793 से 98 तक रहा। तो इसने हस्तक्षेप की नीति यानी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस का प्रतिपादन किया था। एक प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंस किसने चलाया था, सर जॉन शोर ने चलाया था। इसका मानना था कि हम न तो किसी को मित्र बनाएंगे और न ही किसी को शत्रु, क्योंकि हमारा उद्देश्य
भारत में साम्राज्य विस्तार नहीं है बल्कि व्यापार है। ये पहला ऐसा था गवर्नर जिसका फोकस था व्यापार ना कि साम्राज्य विस्तार, लेकिन बाकी जितने थे उनका फोकस था शासन और व्यापार दोनों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखिए लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। इसने भारत में 1798 ईस्वी में सहायक संधि की पद्धति शुरू की। इसके पहले इस व्यवस्था को शुरुआत डुप्ले ने की थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला शुरुआत करने वाला सहायक संधि का डुप्ले था, और दूसरा कौन बना? सहायक संधि का पद्धति शुरू दूसरा कौन किया? तो था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देखिए सहायक संधि करने वाले राज्य में काफ़ी बार पूछा गया, तो हैदराबाद था सबसे पहले जिसने स्वीकार किया, उसके बाद मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार, भोसले और लास्ट में सिंधिया भी ज्वाइन कर लेता है। इसी काल में यानी लॉर्ड वेलेस्ली के काल में ही टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 ईस्वी में, जहां जो है टीपू सुल्तान मारा जाता है और उसकी पराजय हो जाती है। नेक्स्ट देखिए 1799 ईस्वी में ही ईरान के शाह के पास मेहदी अली खान नामक दूत भेजा जाता है, तथा 1800 ईस्वी में एक अन्य दूत जॉन मैकलम को भेजा, जिसमें दोनों पक्षों में इस आशय की संधि हुई कि ईरान का शाह अपने यहाँ फ्रांसीसियों को आने की अनुमति कभी नहीं देगा। अगला इंपॉर्टेंट लाइन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के लिए, 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, और लॉर्ड वेलेस्ली ही खुद को बंगाल का शेर भी कहा करता था। ठीक है, तो दो प्रश्न, कोलकाता में विलियम फोर्ट कॉलेज की स्थापना और बंगाल का शेर, ये दोनों के दोनों लॉर्ड वेलेस्ली को कहा गया। अगला पॉइंट देखिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सर्वप्रथम समाचार पत्रों पर सेंसरशिप को लागू किया था। वॉरेन हस्टिंग के अलावा लॉर्ड वेलेस्ली ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का भी पालन किया था। नेक्स्ट देखेंगे सर जॉर्ज वार्लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं। तो सर जॉन शोर ने जो बनाया था हस्तक्षेप की नीति, उसको इसने पालन किया, आगे बढ़ाया। अगला इसके टाइम का एकमात्र है वो था बेल्लोर का विद्रोह, जो कि 1806 ईस्वी में हुआ, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। भारत में होने वाला यही जो है प्रथम सैनिक विद्रोह था। बेसिकली जो सैनिक विद्रोह माना जाता है 1857 को माना जाता है, लेकिन उससे पहले हुआ था बेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए प्रथम बार विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित किए गए थे। चार्ल्स मेटकाफ को मिंटो ने ही महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में भेजा, जहां 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि की गई थी। इसके समय में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई कि कंपनी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा के प्रति जो है खर्चा करेगी। ठीक है, तो पूछ सकता है कि शिक्षा पे 1 लाख खर्च करने का प्लान किस चार्टर्ड एक्ट में बना, तो हो जाएगा 1813 ईस्वी, या फिर 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। अगला देखिए लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो इसके समय में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से जनरल ऑटरलोनी, कर्नल निकलसन एवं जनरल गिली सिपाही आदि नायक थे। इस युद्ध में गोरखाओं की पराजय के बाद संगौली की संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई। इस संधि से भारत के कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल ताल तथा शिमला जैसे स्थान तथा सिक्किम को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। हेस्टिंग को पिंडारियों के दमन का भी श्रेय प्राप्त है। ये हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही जातियों के थे पिंडारी लोग, और भैरव की पूजा करते थे। इसके प्रमुख नेता थे करीम, मोहम्मद वशील और चीतू। ठीक है, तो पिंडारियों का दमन किसने किया? हेस्टिंग ने किया था। नेक्स्ट देखिए हेस्टिंग ने इनके दमन का लक्ष्य बनाया। पिंडारी बुरी तरह पराजित हुए। उसके नेता
वसील मोहम्मद ने आत्महत्या कर ली थी। करीम खान ने आत्मसमर्पण किया था, जिसे गाजीपुर को रियासत दे दी गई और चीतों को जंगल में जो शेर हैं वह खा गए थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं ये लाइन, आगे फोकस करेंगे हम। लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों को अपना प्राकृतिक शत्रु कहा तथा राजपूतों को प्राकृतिक मित्र बताया था। इसी समय में 1822 ईस्वी में टनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम इंपॉर्टेंट है। काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1822 ईस्वी में, जिसके द्वारा अब किसानों को जो है अब भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेस्टिंग के समय में ही सर टॉमस मुनरो 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बना। इसने मालवार, कन्नड़, कोयम्बटूर, मदुरै, डिडीगुल में रैयत बाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया था। काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है किसने लागू किया था? तो आंसर हो जाएगा सर टॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषकों को सीधे भूस्वामी जो है मान लिया गया था। हेस्टिंग ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को भी समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। नेक्स्ट देखिए, 1817 ईस्वी में प्रथम भारतीय गंगाधर भट्ट ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला था, ठीक है। तो बंगाल गजट समाचार पत्र के संपादक अगर पूछता है क्वेश्चन तो क्या होगा आंसर? गंगाधर भट्ट होगा, ठीक है। अगला देखिए, अंग्रेजी शिक्षा हेतु कलकत्ता में, यानी इसने मतलब हेस्टिंग ने एक कॉलेज की स्थापना की और इसी के समय में पुनर्जागरण आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। हेस्टिंग, ठीक है, देखते हैं। हाँ, हेस्टिंग ही चल रहा है, ठीक है। तो हेस्टिंग के कार्यकाल में ही कलकत्ता में जो है 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम बना, जो देश का सबसे पुराना म्यूजियम है, ठीक है। तो वर्तमान समय में इंडिया का सबसे पुराना म्यूजियम कौन हो जाएगा? इंडियन म्यूजियम कोलकाता। किसके कार्यकाल में बना था? हेस्टिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट पॉइंट, इसी के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। हेस्टिंग ने युद्ध में मराठाओं को पराजित किया, जिससे मराठा संघ का अंत हो जाता है और पूना की संधि 1817 ईस्वी में की जाती है, जिसमें बाजीराव द्वितीय को 18 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया जाता है और मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला देखिए, जॉन एडम्स, जो कि 1823 ईस्वी में बना था। तो यह हेस्टिंग की जगह अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। अस्थायी गवर्नर जनरल नियम के अनुसार 7 माह तक रहते थे। इसने प्रेस पर प्रतिबंध भी आरोपित है, यानी प्रेसों पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जॉन एडम्स ने लगा दिया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। लॉर्ड एम हर्स्ट, जो कि 1823 से 28 तक, यानी 5 वर्षों तक रहा। इसके समय में आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 ईस्वी में, जो यांडू की संधि से समाप्त हुआ, जिसके तहत अराकंद और मणिपुर भारत को मिले तथा रंगून में एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1824 ईस्वी में बैरकपुर छावनी का विद्रोह भी इसी के समय हुआ, जिसका कारण था कि सैनिकों को तिलक लगाना मना कर दिया गया था, क्योंकि यह एक धार्मिक चिन्ह था तथा समुद्र पर जाना अनिवार्य कर दिया गया था। तो हमने अब देख लिया पूरा बंगाल के गवर्नर जनरल को। अब शुरुआत होती है भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग बना था। अब हम देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का था, वह बाद में भारत का गवर्नर जनरल पूरा बन जाता है, ठीक है। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, 1828 से 35 तक रहा ये। तो 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर। तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुआ। इसी ने भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया था। 1806 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में बेल्लोर के सैनिकों को तिलक लगाने से मना करने के कारण
सैनिक विद्रोह हो गया, जिससे इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था और पुनः 22 वर्ष बाद बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल भारत आया था। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय से प्रश्न क्या क्या पूछता है? आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। या फिर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ये सारा चीज़ हमने पिछले पार्ट में पढ़ाया था जो सामाजिक सुधार का था। तो राजा का उपाधि अकबर II ने दिया था इनको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 ईस्वी में नियम 17वें द्वारा भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किन के प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अगला देखिए, बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को भी पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया था। इसके साथ साथ नरबली बाल हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया। यानी सामाजिक दृष्टिकोण से जो है विलियम बेंटिक काफ़ी अच्छे काम कर रहे थे। पहला तो सती प्रथा बैन किया, दूसरा ठगी प्रथा भी बैन कर दिया, और इसके अलावा नरबली और बाल हत्या को भी गैर कानूनी उन्होंने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया और यह प्रणाली स्वीकृत हो गई। मैकाले ने इस विषय पर कहा था कि यूरोप के पुस्तकालय की एक अलमारी पूरे भारत और अरब के समस्त साहित्यों के बराबर है। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी तथा साथ ही यहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना की जाती है विलियम बेंटिक के समय में। बेंटिक ने 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज का स्थापना करता है तथा भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी कर देता है, इंग्लिश मीडियम कर देता है। बेंटिक ने ही भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? रुड़की में, जो विलियम बेंटिक ने ही स्थापित किया था। अगला पॉइंट देखिए, 1833 ईस्वी में अधिनियम में यह व्यवस्था की कि किसी नागरिक को उसके धर्म, जाति, वंश, मूल अथवा रंग के आधार पर किसी पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी कहीं जो हमारा धर्मनिरपेक्ष या बोल सकते हैं सेकुलरिज्म यहाँ से आने लगा था अंग्रेजों के माध्यम से। इसने बालिका शिशु हत्या तथा नरबली पर भी प्रतिबंध लगाया था। अगला देखिए, भारत का गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ। तो मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। प्रतिबंध को इसने हटा दिया था, ये बड़ी बात थी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड। तो ब्लैक एक्ट के काले एवं गोरे का विभेद खत्म करके सबको एक समान मान लिया गया था। इसने 1839 ईस्वी में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया, ठीक है। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी, और उसका पहले नाम था शेर शाह सूरी ही मार्ग, लेकिन लॉर्ड ऑकलैंड ने उसको ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया तथा इसकी मरम्मत भी करवाई थी। नेक्स्ट देखिए, इसके समय में ही भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान कर दी थी। इसके समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 42 के बीच, और इसके समय में ही कंपनी रंजीत सिंह तथा शाह सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि किया गया था। अगला है जो इंपॉर्टेंट है, कुछ यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाएंगे। लॉर्ड एलन बरो, ठीक है, जो कि 1842 से लेकर के 1844 तक भारत का गवर्नर जनरल रहता है। तो देखिए, 1833 ईस्वी के अधिनियम 5 के तहत दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया एलन बरो के द्वारा। लॉर्ड एलन बरो ने ही 1843 ईस्वी में अपने महान रेजिडेंट चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ग्वालियर की शासिका ताराबाई थी, जो दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी और निसंतान थी। ताराबाई ने जयाजी को अपना दत्तक पुत्र बनाया, परंतु उत्तराधिकार के नए नियम से यह अमान्य था, अतः लॉर्ड एलन बरो ने ग्वालियर पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था।
इसके शासनकाल में ही कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। अगला देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग, ठीक है। तो यह लॉर्ड हॉर्डिंग जो है भारत में स्टैंडर्ड्स यूनिट का प्रचलन प्रारंभ करवाता है। इसके काल में ही सूरत में नमक विद्रोह हुआ था। इसने नमक कर को आधा कर दिया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविवार की छुट्टी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। रविवार की जो छुट्टी मिलती है वो इंडिया में हॉर्डिंग ने ही घोषित किया था। इसी के समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 ईस्वी में, ठीक है। और इसके समय में प्रारंभ हुआ और लाहौर की संधि से प्रथम आंग्ल युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत में शासन और अंग्रेजों के साम्राज्य विस्तार का बहुत ही बड़ा कारण था और इसके नीतियों के कारण ही ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज भारत में इतने वर्षों तक राज किए और टिक पाए। तो चलिए देखेंगे एक एक पॉइंट्स को। देखिए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल उसकी व्यापक नीति या फिर हड़प की नीति, इंग्लिश क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण प्रसिद्ध रहा। तो पहला प्रश्न यहीं से पूछता है, व्यापक की नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है किसने दिया? तो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे देखिए, इसी नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य क्या थे? सतारा सबसे पहले, फिर जोधपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर था। देखिए क्या था हड़प की नीति कि अगर कोई शासक जो भारत के किसी प्रांत पे शासन कर रहा है और उसका पुत्र अपना नहीं होता है, पुत्री अपनी नहीं होती है, तो उत्तराधिकारी अगर उसका कोई नहीं रहेगा तो किसी दूसरा को वह राजा नहीं बना सकता है, उस पर कब्जा अंग्रेज लोग कर लेते थे, ठीक है। तो यही था हड़प की नीति। अगला पॉइंट, 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का जो नवाब था कौन था? वजीद अली शाह था। अवध को डलहौजी ने क्या कहा था? दुधारी गाय कहा था। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय वहाँ का रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम, ठीक है। जेम्स आउटरम अवध का रेजिडेंट था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डलहौजी ने भारत के संरक्षित एवं स्वतंत्र राज्यों के विलय हेतु उपाधियों का अंत कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो उपाधियां था उसको अंत किसने किया था? डलहौजी ने ही किया था। 1853 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहब को यह पेंशन नहीं दिया गया। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया तथा सेना का जो हेडक्वार्टर हुआ शिमला में कर दिया था, जिसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ठीक है। तो शिमला को भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? आंसर हो जाएगा डलहौजी ने। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा ये। 1854 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने अपने शिक्षा संबंधी सुझाव भारत सरकार को दिए। इसी सुझाव को वुड डिस्पैच कहा गया। इसे भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है? वुड डिस्पैच को, जिसका सुझाव जो है किसने दिया था? चार्ल्स वुड ने दिया था, ठीक है। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए एक व्यापक डिटेल योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, इसी मैग्ना कार्टा में यह विधान लाया गया कि लंदन विश्वविद्यालय के अनुकरण पर तीनों प्रेसिडेंसियों में जैसे कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है। रेलवे बहुत ही बड़ा सेक्टर है आज इंडिया में, ठीक है। तो उसका जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि इसी के समय में 16 अप्रैल, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बॉम्बे से थाने के बीच प्रथम बार रेल चलाई गई थी। भारत में पहली रेल लाइन का निर्माण ग्रेट इंडियन पेंसुला कंपनी द्वारा किया गया। इस पर पहली रेलगाड़ी जो है वह ब्लैक ब्यूटी को चलाया गया था। दूसरी रेल लाइन देखिए भारत में 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा कलकत्ता से रानीगंज तक के टोटल 120 मील तक के लिए बनाई गई तथा तीसरी रेल लाइन जो है ग्रेट इंडिया पेंसुला कंपनी द्वारा 1854 ईस्वी में बॉम्बे से कल्याण के बीच 32 मील तक के बनाई गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको याद रखना है कब चलाई गई, ठीक है। पहला रेल लाइन का निर्माण किसने किया?
पहला रेलगाड़ी का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। अगला देखिए, 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट जो था वह 2 पैसे का डाक टिकट चला था, जिसका प्रचलन शुरू हुआ। ठीक है, इसी के समय में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना की गई थी। 1852 ईस्वी में डलहौजी ने पहली बार तार विभाग का भी यानी कम्युनिकेशन पे इसने काफ़ी फोकस किया, जैसे पोस्ट ऑफिस बनाया, तार विभाग बनाया, ठीक है, फिर रेलवे लाइन बनाई। तो ये कम्युनिकेशन यानी सामान को ले जाने लाने, शासन की सुविधा व्यवस्थाओं को इसने काफ़ी विस्तृत किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित राजगिरों का पता कर उन्हें छीनना था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लुआर वर्मा तथा पिंगू को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डलहौजी ने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी खोल दिया था। डलहौजी के शासनकाल में जीटी रोड का पुनः निर्माण करवाया गया तथा गंगा नहर का भी निर्माण हो गया। तो हमने देख लिया बंगाल और भारत के गवर्नर जनरल को। अब हम देखेंगे वायसराय को। ठीक है, देखिए पोस्ट का नाम बदला गया था बेसिकली। तो 1858 ईस्वी में क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगता है, जो भारत में इंग्लैंड की सामग्री के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अतः भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह लॉर्ड कैनिंग था एवं भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय तो ये जगह लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अब हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग से जुड़े हुए विभिन्न इंपॉर्टेंट तथ्यों को जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, कैनिंग के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 के अंतर्गत अब भी नए जो सैनिक है भर्ती करे जाएंगे और उन्हें सैन्य सेवा हेतु कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, उनको अब कहीं भी भेजा जाएगा, कोई एक क्षेत्र में फिक्स नहीं होंगे। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो क्या थी? 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह। ठीक है, कई बार पूछा गया है प्रश्न कि 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। देखिए, इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन जो है कंपनी के हाथों में सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम किया गया है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कि इसने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है पारित कर दिया था और इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो लॉर्ड डलहौजी ने नीति चलाया था व्यापक सिद्धांत उसको भी समाप्त कर दिया था। अगला देखिए, 1856 में पैतृक संपत्ति कानून में यह तय किया गया कि अब धर्म परिवर्तन से व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी पहले क्या था कि अगर कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो उसका पैतृक संपत्ति पे हक समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1856 में यह कानून बनाया गया कि पैतृक संपत्ति पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लॉर्ड कैनिंग ने भारत में आर्थिक सुधारों के लिए इंग्लैंड के अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया, जिसने 500 रुपये से अधिक आय पर इनकम टैक्स लगा दिया तथा आयात कर को जो है 10% कम करके निर्यात को 4% बढ़ा दिया था। इंडियन पिनल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आज भी आईपीसी है उसको 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने ही प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट देखिए, कैनिंग के समय में ही हाई कोर्ट एक्ट 1861 पारित हुआ, जिसके द्वारा बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल को काउंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर के 5 कर दी जाती है तथा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या जो है 4 से बढ़ाकर के 12 कर दी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वायसराय वो थे लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, 2-3 पॉइंट देख लीजिए क्या था। तो एल्गिन ने सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय और सदर न्यायालय को एक साथ कर दिया। एल्गिन ने बहावियों के विद्रोह का दमन किया तथा
जब वे इस विद्रोह को दबाकर वापस आ रहे थे तो हिमाचल प्रदेश के शिमला नामक स्थान पर बीमार पड़े और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद कौन बनते हैं? सर जॉन लॉरेंस, जो कि 1864 से 69 तक रहते हैं। देखिए 1857 के विद्रोह के समय यह जो है पंजाब का गवर्नर था। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस पंजाब का गवर्नर था और दिल्ली पर पुनः कब्जा में इसने भारत में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और इसी का अवार्ड था कि इसको बाद में जाकर के भारत का वायसराय बना दिया जाता है। ठीक है, तो भारत का रक्षक किस वायसराय को कहा गया है? ये हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस को। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। इसी के समय में 1866 ईस्वी में लॉरेंस ने अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना का विरोध नहीं किया। इसे ही कुशल आक्रमणीयता की नीति कहा गया है। इसी के समय में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में बुंदेलखंड एवं राजपूताना में भीषण अकाल पड़ता है। इस कारण लॉरेंस प्रथम वायसराय थे जिन्होंने नैतिक क्षमा याचना की थी और अकाल की जिम्मेवारी को स्वीकार किया था। इसने ही हेनरी चैम्बेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच फर्स्ट टेलीग्राफ सेवा किसने शुरू किया था? अभी कौन सा वायसराय? सर जॉन लॉरेंस। ठीक है, अगला देखिए लॉर्ड मेयो। यहाँ से 2-3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, जो कि हमेशा पूछता है। देखिए लॉर्ड मेयो ने बजट घाटे को कम करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के वेतन में कटौती की थी तथा आयकर यानी इनकम टैक्स को 1% से बढ़ा करके 2.25% कर देता है। 1872 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था कि देसी राजकुमार एवं राजकुमारियों को इंग्लैंड न जाकर भारत में ही शिक्षा ग्रहण कर सकें। देसी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये भी कहा था लॉर्ड मेयो ने। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति भी लॉर्ड मेयो ने ही लाया था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई और इसी के काल में पंजाब में जो है कुक्का विद्रोह हुआ था। सबसे पहले तो पूछता है कुक्का विद्रोह जो है किस क्षेत्र में होता था? होगा पंजाब। किसके शासनकाल में पूछ दे तो लॉर्ड मेयो हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, भारत में प्रथम जनगणना किसने करवाई थी? तो इस जगह लॉर्ड मेयो ने 1872 में। यहाँ पे आपको देना है पहली जनगणना। ठीक है, अगर जो अभी हर 10 साल पर होता है तो वो नहीं हुआ था, पहली बार जनगणना ट्राई किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो को शेर खान नामक बहावी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छुरा भोग करके हत्या कर देता है। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो इसके समय में बंगाल तथा बिहार में 1874 ईस्वी में अकाल पड़ा जिसके कारण इसने बर्मा से चावल मंगवाया था। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन भी इसी के समय यानी लॉर्ड मेयो के समय में प्रारंभ हुआ और इसके शासनकाल में भी लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में भी वो जो कुक्का आंदोलन है चलते रहा था। इसने बड़ौदा में महार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच जो है व्यापार काफ़ी बढ़ जाता है। 1873 ईस्वी में इसने घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, वो है लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड लिट्टन एक महान उपन्यासकार, कवि, कूटनीतिज्ञ और लेखक था। इसने साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। इसके समय में बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, भारत मध्य आदि में भयंकर अकाल पड़ा था। लिंटन ने रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की थी। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो
बेसिकली जो दिल्ली दरबार लगाया जाता है वो केसरी हिंद की उपाधि देने के लिए लगाया जाता है। देखिए क्या था दिल्ली दरबार, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो प्रथम बार जो दिल्ली दरबार है वह 1 जनवरी 1877 में लॉर्ड लिटन द्वारा रानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि के लिए दिया गया। दूसरा दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1903 ईस्वी को लगता है लॉर्ड कॉर्जन ने सम्राट एडमंड सप्तम की ताजपोशी की घोषणा की थी। यह आयोजन मात्र शक्ति का एक प्रदर्शन था। वहीं तीसरा दिल्ली दरबार होता है 1 जनवरी 1911 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, जिसमें जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने बंग भंग की समाप्ति की घोषणा की। साथ ही भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर करने की घोषणा कर दी जाती है। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने सोम प्रकाश समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, काफ़ी बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसके शासनकाल में लगा, तो हो जाएगा लॉर्ड लिटन, जिसमें भारतीय समाचार पत्रों पर जो है कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। लिटन के समय में ही 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम, ठीक है, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट पारित होता है। इस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति न तो शस्त्र लग सकता था और न ही व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु है वो 21 से हटा करके 19 कर दिया था। देखिए अगला है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो 1878 से 80 में प्रारंभ हुआ तथा युद्ध का जो अंत है वह गंडमक की संधि द्वारा समाप्त किया गया। लिटन एक प्रतिक्रियावादी वायसराय था। उसकी नीतियों ने भारत की जनता में राष्ट्रीय भावना को जागृत कर दिया था। 1879 ईस्वी में लिटन ने वैधानिक जनपद सेवा के अंतर्गत ऐसे नियम बनाए जिसमें सरकार को कुछ उच्च कुल के भारतीयों को वैधानिक जन सेवा में नियुक्ति का जो है अधिकार दे दिया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगला देखिए वायसराय हुआ था लॉर्ड रिपन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो इसके सुधार कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण था स्थानीय स्वशासन, तो काफ़ी बार पूछा गया है स्थानीय स्वशासन या फिर लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है किसने बढ़ावा दिया या किसके समय में लागू किया गया, तो हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसने सिविल सेवा में प्रवेश का आयु को पुनः बढ़ा दिया गया, 19 से 21 वर्ष कर दिया था। इसके समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई। देखिए पीछे हमने देखा था कि 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना करवाया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा, लेकिन लॉर्ड मेयो के समय में नियमित जनगणना नहीं थी। तो सबसे जब नियमित लग जाता है क्वेश्चन में तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने करवाया था 1881 ईस्वी में, और उसके बाद से हर 10 वर्ष के अंतराल पे भारत में जनगणना की जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु प्रथम कारखाना अधिनियम जो है 1881 ईस्वी में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने की घंटे को निर्धारित कर दिया गया। रिपन के द्वारा शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन किया गया। सर विलियम हंटर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया था। अपने सुधार कार्यों के अंतर्गत रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर दिया था। पीछे हमने देखा इसको लगाया गया था, लेकिन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन जो है वह इसको समाप्त कर देता है। इसके समय में ही यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इलवर्ट विधेयक 1833 प्रस्तुत किया गया है। यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इलवर्ट विधेयक
में बाद में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि भारतीय नागरिक जो न्यायाधीश होंगे यूरोपीय न्यायाधीश के सहयोग से मुकदमे का निर्णय करेंगे। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। भारतीय लोग रिपन को सजन रिपन के रूप में भी याद करते हैं। रिपन के शासनकाल को स्वर्णिम युग का आरंभ कहा गया। इंपॉर्टेंट लाइन है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। भारत में स्वर्णिम युग का आरंभ रिपन के शासन काल से ही माना जाता है। अर्नल्ड वाइट ने रिपन के बारे में कहा था, उसने भारत के खो जाने का द्वार खोल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि इतना जो पोलाइटली काम कर रहा है लॉर्ड रिपन, तो यह भारत को खो देगा, यानी भारत से सत्ता अंग्रेजों की चली जाएगी। किसने कहा था? अर्नल्ड वाइट ने कहा था। नेक्स्ट वायसराय है लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से लेकर के आपका 88 तक इन्होंने रहा। देखिए इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। डफरिन के समय में A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा A.O. ह्यूम ने। कब की? ये हो जाएगा दिसंबर 1885 ईस्वी में। एक और पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किस वायसराय की दिमाग की उपज कही जाती है? तो हो जाएगा डफरिन। या फिर इसको ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन होगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, इसी के कार्यकाल में बंगाल टेंडेंसी एक्ट, अवध टेंडेंसी एक्ट तथा पंजाब टेंडेंसी एक्ट 1885 को भी पास किया गया था। इसके समय में ही 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन। देखिए तो इनके शासनकाल में सर ड्यूरेंड यानी भारत के जो विदेश सचिव थे उनको अफगानिस्तान भेजा गया था, जिसके प्रयास से भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित हुआ था, जिसको डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी में भी प्रश्न पूछता है कि जो डुरंड लाइन है वह किन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो क्या होगा आंसर? भारत और अफगानिस्तान, ठीक है। लॉन्सडाउन के समय में 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री एक्ट लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला पॉइंट देखिए, 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया। इस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय व प्रांतीय काउंसिल में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हो गई और इसके साथ ही काउंसिल के सदस्यों को अब बजट पर बहस का भी अधिकार दे दिया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। लैंसडाउन के समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत की यात्रा पर आए थे। 1891 ईस्वी में विवाह संबंधित आयु अधिनियम पारित किया गया, जिसमें लड़की का जो उम्र है विवाह का वो मिनिमम 12 वर्ष किया गया था। अगला देखिए लॉर्ड एलिगन द्वितीय, इनसे जुड़ा हुआ तथ्य देखिए। तो एलिगन द्वितीय ने भारतीय सेना को एकत्रित करके तीनों सेना अध्यक्षों के स्थान पर एक सेना अध्यक्ष की नियुक्ति की तथा 4 प्रांत बंगाल, बम्बई, यूपी, मद्रास के एक एक उपसेनापति बनाए गए थे। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। 1896 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गान को 1896-1947 तक के कांग्रेस अधिवेशनों में गाया जाता रहा। इसके समय में तिलक ने 1893 ईस्वी में गणेश उत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाया, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारियों को जगाना था। आज भी देख लेते हैं जो गणपति बप्पा मौर्य मनाया जाता है इतना बड़े लेवल पे, उसकी शुरुआत जो है किसने किया था? तिलक ने ही किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके समय में क्रांतिकारियों का पहला समाचार पत्र काल निकला, जिसका संपादन ब्रह्मदेव उपाध्याय ने किया था। लॉर्ड एलिगन ने भारत के बारे में कहा, भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। 1897 ईस्वी में बॉम्बे में प्लेग फैल गया था और चापकेर बंधु ने प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा एस्टमहट की हत्या कर दी थी।
अगले जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, 1899 से 1905 तक रहा। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को उसके कार्यों के लिए दूसरा औरंगजेब कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले को किनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगला पॉइंट, कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्ट्रॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था। पुलिस सुधार के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की। 1902 ईस्वी में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत कर्जन ने 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था तथा 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया। नेक्स्ट देखिए, इसके ही कार्यकाल में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दिया। इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। इस कार्य हेतु 50,000 पाउंड की धनराशि का भी आवंटन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भारत के इतिहास में सबसे अधिक रेलवे लाइनों का जो विस्तार है वह कर्जन के कार्यकाल में ही हुआ। 1901 ईस्वी में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेल व्यवस्था में सुधार लाने के लिए रेलवे आयोग का गठन भी कर्जन ने ही किया था। अगला पॉइंट, कर्जन ने भारत में सर्वाधिक घृणित कार्य 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। इसका कहना था कि बंगाल प्रांत बड़ा होने से प्रशासनिक असुविधा होती है, परंतु वास्तविक कारण जो था वह बंगाल में राष्ट्रीयता को कम करना था। तो काफ़ी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है कि बंगाल विभाजन जो हुआ किस वायसराय ने किया था, तो क्या आंसर होगा, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नए बंगाल प्रांत के लेफ्टिनेंट सर एंड्रू फ्रेजर ने सांप्रदायिक आधार पर कहा कि मेरी हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों पत्नियां हैं, जिसमें मुसलमान पत्नी मुझे अधिक प्रिय है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में अपना लक्ष्य स्वराज घोषित किया था। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहली बार स्वराज की लक्ष्य घोषणा की गई, तो हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। 1907 ईस्वी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कांग्रेस जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है, गरम दल और नरम दल, जिसको सूरत विभाजन के नाम से या सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में 1908 ईस्वी में 6 वर्षों की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की सजा हुई थी, तो हो जाएगा 6 वर्ष। उनको किस जेल में रखा गया था, तो आंसर होगा मांडले जेल। अगला देखिए, इंग्लैंड में मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन ब्याली की जो है हत्या के आरोप में 1 जुलाई 1909 को ढींगरा को फांसी दी जाती है। ढींगरा की कब्र जो है ब्रिस्टन इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय के कब्र की बगल में ही है। नेक्स्ट देखिए, इसके समय में आगा खां एवं नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। देखिए, काफ़ी बार फ्रेंड्स जो है गलती करते हैं कि मुस्लिम लीग मतलब हो गया कौन, पाकिस्तान का जो बोलता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी नहीं किया, उसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था, ठीक है। याद हो गया कब, 1906 ईस्वी में। कहाँ पर, ढाका में, जो भी बांग्लादेश में। मिंटो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि भारत सचिव मॉर्ले के सहयोग से लाया गया भारतीय परिषद एक्ट 1909 और मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा ही की गई। पूछता है कई बार कि पहली बार जो है धर्म के आधार पर निर्वाचन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत किया गया, तो इस जगह 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट देखिए वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए, तो इसके कार्यकाल में ब्रिटेन के राजा कौन थे, राजा जॉर्ज पंचम, जो कि भारत आए। इन्होंने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जहां बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी जो है दिल्ली से लेकर के आपका कलकत्ता से लेकर के जो है दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है।
और 1912 ईस्वी में भारत की जो राजधानी है कौन सा बन जाता है, दिल्ली बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, रास बिहारी बोस द्वारा 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया जिसमें वह घायल हुआ। इस केस में बाल मुकुंद को जो है फांसी दी जाती है। लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम बार 1911 ईस्वी में भारत में जो है इलाहाबाद से नैनी तक हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्डिंग के समय में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जीता। उन्हें यह पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 18 के बीच। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया था। अगले वायसराय हैं जेम्स फोर्ट। इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया था जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पहले देखिए, 1916 ईस्वी में पूना यानी महाराष्ट्र में डीके कर्वे द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में ही 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैडगर आयोग का गठन किया गया। इसका गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु किया गया था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1915 ईस्वी में इनके शासनकाल में यानी जेम्स फोर्ट के शासनकाल में ही मदन मोहन मालवीय और अन्य हिंदुओं द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। इनके कार्यकाल में 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम पारित हुआ तथा रॉलेट एक्ट 1919 पारित किया गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में जो थे कोई भी व्यक्ति पर बिना किसी प्रूफ के यानी सिर्फ शक के आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता था और जेल में डाला जा सकता था। देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही गांधी जी के द्वारा जो है सत्याग्रह लाया जाता है। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ही दुर्गति बोल सकते हैं या फिर दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता अधिनियम के, कि जो प्रसिद्ध जालियांवाला बाग था वहाँ पर जनरल डायर द्वारा जेम्स फोर्ट के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक बंद भीड़ पे अंधाधुंध गोलियां फायर की जाती है जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लखनऊ के कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 ईस्वी में हुआ जिसमें कांग्रेस का एकीकरण यानी गरम दल और नरम दल जो 1907 ईस्वी में विभाजित हुआ था वो बना संगठित होता है और साथ में ही मुस्लिम लीग की भी साथ समझौता की जाती है। नेक्स्ट देखिए, 1919 ईस्वी में जो है भारत में पुनः दूसरी बार प्रांतों में जो है द्वैध शासन लागू किया गया था। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव ने उसको लागू किया गया था और वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था, लेकिन दूसरी बार जेम्स फोर्ट के कार्यकाल में द्वैध शासन को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1920 से 21 ईस्वी में चला एवं गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन भी 1920-21 के बीच में ही चला। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह किसको कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह को, जो कि 1917 ईस्वी में बिहार में हो रहे किसानों पर अत्याचार जो तीन कठिया प्रणाली थी उसके खिलाफ में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास से होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में स्वशासन प्राप्ति हेतु किया गया था। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है आज उसकी स्थापना भी जेम्स फोर्ट के कार्यकाल में 1920 ईस्वी में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध जो कि 1920 से 21 ईस्वी में चला, ये भी जेम्स फोर्ट के आपका शासनकाल या कार्यकाल में ही संपन्न हुआ था। जेम्स फोर्ट के शासन में पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सेना के कमिश्नरी पदों पर जो है सक्षम माना गया। इसी के तहत सत्येंद्र नाथ सिन्हा पहले ऐसे भारतीय बने जो किसी प्रांत के गवर्नर बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। तो ये जो रीडिंग जो थे एकमात्र वायसराय बने जो कि यहूदी थे, अंग्रेजी नहीं थी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको स्क्रीनशॉट या फिर अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। कौन सा जो वायसराय था वह अंग्रेज नहीं था यानी यहूदी था, तो हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। देखिए इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ। तो 1921 ईस्वी में रूस के ताशकंद नामक स्थान पर एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गठन किया गया। यहाँ से प्रश्न क्या पूछते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? तो आंसर होगा एम.एन. रॉय। कब किया? तो हो जाएगा 1921 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया था? तो रूस के ताशकंद में। नेक्स्ट पॉइंट,
इसके शासनकाल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में जो है हड़ताल का आयोजन किया गया था। 1921 ईस्वी में केरल में मोपला विद्रोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है कि मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, आंसर हो जाएगा केरल में 1921 ईस्वी में। तो विद्रोह भड़का तथा देश के विभिन्न हिस्सों में जो है सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए 5 फरवरी 1922 की घटना जो है चौरी चौरा हत्याकांड होती है, जिसके बाद महात्मा गांधी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड में क्या होता है कि भीड़ भरी उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को जला देता है, जिसमें जिंदे कई सारे सिपाही मारे जाते हैं, जिससे आहत होकर, दुखी होकर महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट देखिए 9 अगस्त 1925 को भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घटना जो है काकोरी डकैती, ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। देखिए असहयोग आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह हो गया, आपका चौरी चौरा कांड हो गया, काकोरी, इस सबों को क्रम में सजाने के लिए पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो इसको जो डेट है और ईयर है दोनों याद रखिएगा। तो देखिए 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती होती है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह को फांसी दी जाती है। इस केस की निःशुल्क पैरवी कौन करते हैं? तो ये भानुचंद्र गुप्ता करते हैं। काकोरी कांड के एकमात्र अभियुक्त सचित्रंद्र बख्शी को मृत्युदंड न देकर आजीवन कारावास दिया जाता है। दिसंबर 1926 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन तथा आर्य समाज के रूढ़िवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद सांप्रदायिकता की बलि चढ़ जाते हैं, यानी सांप्रदायिक दंगे में उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम एन राय द्वारा कानपुर में की जाती है। देखिए पीछे हमने देखा था कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना तो वह 1921 में जब है आपका एम एन रॉय ने किया था रूस में, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को की जाती है, तो ये भी एम एन रॉय द्वारा कानपुर में की जाती है। अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है 1925 ईस्वी में ही नागपुर में केवी हेड गोबर द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की जाती है। जो नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड इरविन, इसके शासनकाल में भी बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जो कि परीक्षा में इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पॉइंट, इरविन के कार्यकाल में 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन जो है भारत आए। तो प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? आंसर होगा 1928 ईस्वी में। या फिर साइमन कमीशन का गठन किस वायसराय के शासनकाल में किया गया था? तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा। अगला पॉइंट देखिए, साइमन कमीशन का भारत में भारी विरोध हुआ था और इसी में जो लाठीचार्ज किया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसमें घायल होने के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने रिपोर्ट 1928 ईस्वी में पेश की और उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले लोक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 8 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है बम फेंकते हैं और बोलते हैं कि सरकार की कानों को खोलने के लिए यह धमाका किया गया है। नेक्स्ट देखिए 1929 ईस्वी में ही प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं लाहौर में जतिन दास की 64 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जो है जेल में ही मृत्यु हो जाती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन होता है उसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो देश है गणतंत्र क्यों माना जाता है? इसी दिन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये जो हमारा दिन था बहुत ही ऐतिहासिक घटना था हमारे इतिहास में और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने के लिए, खुशी को ऑब्जर्व करने के लिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की।
इस यात्रा में कुल 78 सहयोगी, देखिए एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसका, यहाँ से 5 प्रश्न बनेंगे। चलिए बताते हैं आपको क्या क्या। सबसे पहले तो दांडी यात्रा प्रारंभ कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। इस यात्रा में कितने कुल सहयोगी शामिल थे? कुल सहयोगी मतलब गांधी जी नहीं थे, गांधी जी के अलावा कितने कुल सहयोगी थे? तो 78 हो जाएगा। टोटल कितने लोग शामिल थे प्रश्न पूछता है, तो 78 + 1 79 हो जाएगा। ठीक है, के साथ साबरमती आश्रम से प्रारंभ करके 385 किलोमीटर पैदल चलकर नवसारी जिले स्थित दांडी जो कि गुजरात में है, वहाँ 6 अप्रैल 1930 को पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, और यहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। अगला देखिए, 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, जिसको गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पुणे का येरवदा जेल भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जो हम ऑलरेडी बता चुके, हुआ, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की जाती है। 1936 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना हुआ था। अगला देखिए, लॉर्ड विलिंगटन, जो कि 1931 से 36 तक रहा है। तो इनके समय में लंदन में 1 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद पुनः गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा जो है प्रारंभ कर दिया था, यानी दोबारा शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय यानी कॉमनल अवार्ड की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉमनल अवार्ड की घोषणा किसके द्वारा की गई? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को। तो इस निर्णय के अंतर्गत मुसलमान, यूरोपीय और सिखों को पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की गई और दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंततः महात्मा गांधी और अंबेडकर ने इसके विरुद्ध 25 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किया था। नेक्स्ट देखिए, 8 मई 1933 को गांधी जी ने हरिजन समस्या को लेकर आत्मशुद्धि हेतु 21 दिन का अनशन किया था। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 को लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑलरेडी हम बताया, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। एक और प्रश्न पूछता है कि कौन से जो नेता थे भारतीय, वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज पंपलेट में नाउ और नेवर शीर्षक में प्रथम बार पाकिस्तान निर्माण के लिए पृथक योजना प्रस्तुत की थी। एक और प्रश्न पूछता है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1932 में पास किया गया 1935 में पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय पुनः जो है गवर्नर जनरल कहलाने लगा था। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए, तो 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रथम आम चुनाव जो है 1936-37 में संपन्न होती है। इन चुनावों में 11 प्रांत में से कांग्रेस ने कुल 6 प्रांत में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और 2 प्रांत में गठबंधन की सरकार बनाई। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसमें भारतीयों को भी घसीटा जाता है इस मुद्दा पर कि इस विश्व युद्ध में साथ दीजिए, उसके बाद हम हमको आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर कांग्रेसी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और ना कोई भाई और ना कोई पाई का नारा दिया था।
1 मई 1939, बात होती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद होने से अध्यक्ष पद पर त्याग दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्थ पार्टी का जो है गठन किया था। 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है मुस्लिम लीग के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में, जिसकी स्थापना विनोबा भावे ने किया था, वहां से व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और प्रथम सत्याग्रही जो है विनोबा भावे बने। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया, तो हो जाएगा गांधी जी, या और प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे, तो हो जाएगा विनोबा भावे। नेक्स्ट देखिए, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था, परंतु गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। प्रश्न 2 पूछता है यहाँ से, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, आंसर होगा 1942। किस मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, या फिर एक ऐसे बैंक का चेक जो बुड़ने वाला है, तो हो जाएगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा कर दिया था। अगला देखिए, मार्च 1943 ईस्वी में अलगाववादी मुस्लिम नेताओं ने लीग के कराची अधिवेशन में विभाजन करो और भागो का नारा दिया। भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों व वायसरॉय में इसका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा। ठीक है, तो जितने भी गवर्नर जनरल और वायसरॉय बने उसमें सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन रहा था लॉर्ड लिलिथन को। अगला है वो है लॉर्ड बेवेल। देखिए, तो ब्रिटेन के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार होती है तथा क्लेमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी का सत्ता आता है। 25 जून 1945 में लॉर्ड बेवेल ने संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों को शिमला समझौता में बुलाया, परंतु दोनों में बातचीत जो है असफल रहा था। 1945 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, जिसके बचाव के प्रमुख वकील कौन थे, भूलाभाई देसाई थे। सितंबर 1945 में इटली ने भारत को स्वतंत्र करने की ऐतिहासिक घोषणा की ब्रिटिश के संसद में। बम्बई शाही सेना में 18 फरवरी 1946 को 9 सैनिकों का विद्रोह हुआ। काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है, 9 सैनिक विद्रोह कब हुआ था, ये होता है 18 फरवरी 1946 को, जिसको शांत किसने करवाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैलिथ लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस, काफ़ी बार पूछा गया, डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, तो होगा 16 अगस्त 1946 को। वहीं फिर 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा किया कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो है किसी उत्तरदायी सरकार के हाथ में भारत की सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके अंडर में भारत का विभाजन होता है। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी हुए। 21 जून 1948 को पदारूढ़ हुए और 26 जनवरी 1950 तक अपने पद पर बने रहे। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिल गई। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान जो है 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की जाती है और यहीं से भारत जो है 2 आपका देश बन जाता है, भारत और पाकिस्तान। देखिए, तो 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान अलग हुए, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी नई दिल्ली से राष्ट्र को संबोधन किया था। कश्मीर के महाराजा इंपॉर्टेंट है हरि सिंह जो हैं
26 अक्टूबर 1947 को भारत के पास सहायता के लिए आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है इन पर अटैक कर देता है और कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने कर दी। तो अगला जो होगा हमारा टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए सभी तथ्यों को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, मोटिवेटिंग होता है और हम और उसके अनुसार पढ़ा सकेंगे आपको। अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो नीचे जो लाल बटन पे है उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑन कर लीजिए। साथ ही इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, इस लोगो वाले टेलीग्राम चैनल को शिक्षा सेंटर से सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे PDF आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।